हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए क्लास 12th बायोलॉजी के माध्यम से, जहाँ पे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया था, पूरा हमारा वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और साथ पार्ट 4 में चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ है। हालांकि मेरे पास पीडीएफ भी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा अगर हमें ऑनलाइन देख रहा है, नहीं वो पहुंच पाता है हमारे पास तक, तो ऐसे बच्चे को अगर वो व्हाट्सएप मैसेज करता है तो मैं अपने पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ पे जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हम बात कर रहे थे, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन, हमारा पूरा टॉपिक इसके अंतर्गत है। मिनिमम 10 से 12 पेज है, नहीं 8-9 पेज हैं। और यहाँ पे मैं आपको टोटल, क्योंकि मैं जो भी वीडियो बना रहा हूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा, उस टॉपिक से हट के कुछ नहीं आएगा। मैं सारा कंप्लीट कर रहा हूँ। विद्या आपदा ट्रेनर आप कुछ भी ले लीजिएगा, मैं सारे मिला के कंप्लीट करता हूँ आपके लिए वीडियो। और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा जो है हमारे वीडियो देखता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर किया करो ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और लाभ भी आपको बेहतर मिल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अपरा या प्लेसेंटा क्या होता है? तो आप खूब जानते हैं अपरा किसे कहते हैं। अपरा कहते हैं गर्भनाल को। जैसे आप अपरा या प्लेसेंटा की जब बात करेंगे तो सबसे पहली बात क्या होती है, पहले इसको हम देख लेते हैं, ठीक है? फिर हम आपको चित्र दिखाएंगे। चित्र के माध्यम से ही पूरा बायोलॉजी आपकी कंप्लीट कराएंगे ताकि आप बेहतर समझ सकें। तो देखिए, अपरा क्या होता है, इसका निर्माण किससे होता है? अपरा का निर्माण भ्रूणीय कोरियान से होता है और भ्रूणीय एमनियन से होता है। किससे होता है? अपरा का निर्माण भ्रूणीय कोरियान से होता है और गर्भाशय भित्ति से होता है। अपरा जो बनती है, तो अपरा माने होता है कि आंवल। आपने देखा होगा कोई गाय भैंस जब बछड़े को जन्म देती है तो जन्म के बाद बहुत सारी आंवल निकालती है, तो उस आंवल को ही अपरा कहा जाता है। हालांकि ये हम मानव में भी होती है, ये आंवल मानव में भी होती है। इसी में झिल्ली में बच्चा बंद होता है, उसको झिल्ली अलग कर दी जाती है, तो इसको आंवल कहते हैं, या हिंदी में इसको अपरा, शुद्ध भाषा में अपरा बोला जाता है। ठीक है, आंवल या अपरा एक ही बात होती है। तो ये किसका निर्माण किससे होता है? ये भ्रूण भ्रूण के लिए उत्पन्न होती है, तो भ्रूणीय कोरियान से होता है, गर्भाशय की भित्ति से होता है। भ्रूणीय कोरियान जो होता है, इसी से रसांकुर बनते हैं और जो रुधिर वाहिनियां बनती हैं और जितने भी संवहनी अंग होते हैं, इन सभी का निर्माण भ्रूणीय कोरियान से होता है। गर्भाशय की भित्ति का मतलब क्या हुआ कि गर्भाशय की दीवार से जुड़े रहते हैं। ठीक है, भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है और यह जुड़ाव ही अपरा कहलाता है। अपरा के रसांकुर गर्भाशय की दीवार में धसे रहते हैं। भाई, अगर गर्भाशय में नहीं होंगे तो माँ से बच्चे को जो है कैसे रक्त मिल पाएगा, पोषण कैसे मिल पाएगा, और सजीव पदार्थ माँ तक कैसे पहुंचेगा? तो क्या होता है कि अपरा का निर्माण दो चीजों से, एक भ्रूणीय कोरियान, इससे क्या लिखोगे, इससे सारे रुधिर वाहिनियां, सभी ऊतक बनते हैं, सभी रुधिर अंग बनते हैं, अन्य अंग बनते हैं। ठीक है, रसांकुर बनते हैं। और गर्भाशय भित्ति क्या होती है? ये अपरा को जो है, ये भ्रूण को गर्भाशय की दीवार से जोड़े रहता है और इसमें इसी जुड़ाव को अपरा कहते हैं। और अपरा के रसांकुर जो होते हैं वो गर्भाशय की दीवार में धसे रहते हैं। निर्माण कब होता है? जब जैसे निषेचन होता है, जब भी बच्चा बनता है 28 दिन मोनेस्टर साइकिल आता है, एमसी आता है, तो प्रत्येक, अभी इस टॉपिक में आप पढ़ेंगे एमसी क्या होता है। ठीक है, तो मोनेस्टर साइकिल प्रत्येक 28वें दिन होता है। 28वें दिन लगाओ, कभी कभी 26 भी हो जाता है, 27 से कोई बड़ी बात इशू नहीं होता है। तो 28वां दिन उसका रेंज लगाया जाता है कि 28वें दिन में क्या होगा कि माँ के गर्भाशय से बहुत सारे रक्तस्राव होगा और रक्तस्राव के बाद में जो फॉलिकल्स जो नया बनेगा उसको आप क्या कहते हैं, अंडाणु कहते हैं। और जब उसका समेकन शुक्राणु से हो जाता है, अगर उस समय निषेचन हो जाता है तो उसका समेकन शुक्राणु से होने पर क्या बनेगा कि निषेचन उसी को कहा जाता है। और निषेचन के तीसरे सप्ताह में बनती है आंवल या अपरा बनती है। इसका निर्माण निषेचन के तीसरे सप्ताह होता है और मातृ रुधिर और भ्रूण रुधिर वाहिनियां अपरा में अलग अलग होती हैं। माता का रुधिर अलग बहेगा और भ्रूण का रुधिर अलग बहेगा। इसीलिए तो अगर एक सा ही होगा तो फिर वो रुधिर जो होता है भ्रूण से सजीव पदार्थ नहीं ले जा पाएगा। ठीक है, तो उनका रुधिर आपस में कभी नहीं मिलता, न माँ का रुधिर मिलता है, ना ही भ्रूण का। क्योंकि आपको ये भी बता दें कि अगर माँ का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए है, तो कोई जरूरी नहीं होता है कि बच्चे का ब्लड ग्रुप ओ हो। अगर ओ ब्लड ग्रुप होगा तो वो माँ के रुधिर में ही मिला रहेगा, तो हो सकता है अलग अलग हो जाए। ठीक है, तो ये रुधिर अलग अलग रहते हैं। ठीक है, अपरा या भ्रूण नाभिनाल द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। एक नाल लगी रहती है जिसको नाभिनाल कहते हैं और इसी के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। देखो, हम चित्र के माध्यम से भी आपको समझा देते हैं थोड़ा, चित्र के माध्यम से क्या होती है अपरा। देखिए, चित्र के माध्यम से भी आप इसको देख सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं। अपरा क्या होती है, हमने बताया था कि इसको भ्रूणी कोरियान से इसका निर्माण होता है। और किससे होता है? भ्रूणी कोरियान के साथ साथ जो गर्भाशय की भित्ति होती है उससे होता है निर्माण। तो ये होती प्लेसेंटा या अपरा। आप चित्र देख सकते हैं, बेहतर आपको समझ में आ जाएगा। ये रहा, इसको दिखाते हैं यहाँ पे। चाहे हार हो चाहे जीत हो,
नो 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 नो, ये तो भाई जंपिंग कर रहा है। देखो तो ये होता है अपरा, नहीं सारा चित्र अच्छा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं आपको दूसरा चित्र दिखाऊंगा। ये तो कर रहा है, अच्छा चित्र में मिलने वाला है, प्रयास अच्छा होगा तो चित्र भी अच्छा मिलेगा। यही देखते हैं, ये तो बहुत जंप कर रहा है, रुकेगा नहीं, नहीं रुकेगा। देखो तो ये होता है अपरा, जरा ध्यान दीजिएगा किस तरीके से क्या होता है कि अपरा, ये जो चारों तरफ जो गर्भाशय के चारों तरफ जो झिल्ली होती है, इसी को आप अपरा कहते हैं। खुल जा भाई, ऊपर नहीं हो रहा। ये चित्र अच्छा आ गया, देखिए, देखो दिख रहा होगा, ये ज़रा स्पष्ट तो नहीं चित्र आप बनाए, कोई बात नहीं, ये मिलेगा आपको। तो देखो क्या होता है अपना, इसको समझिएगा। जैसे ये हो गया माँ का गर्भाशय, ये क्या है, ये माँ का गर्भाशय है, और गर्भाशय की दीवार से जो शिशु को कंट्रोल करने के लिए ये झिल्लियाँ होती हैं, ये होते हैं, इनको क्या बोला जाता है, ये रसांकुर होते हैं, छोटी छोटी गर्भाशय की दीवार से चिपके रहते हैं चारों तरफ से, ये गर्भाशय की दीवार से भ्रूण को चिपकाया रहता है, इसी को अपरा कहते हैं। और इसका कनेक्शन है, ये एक बच्चे की भ्रूण की नाभि से एक नाल जाती है, और नाल डायरेक्ट इसी अपरा में जुड़ जाती है। अब यहाँ भ्रूण का जो होता है वो रक्त अलग, को रक्त कैसा अलग होती हैं, और ये नाल यहाँ से माँ के गर्भाशय रक्त को लेकर के आती है, और उस रक्त को भ्रूण को दिया करती है। तो यहाँ क्या होता है, पोषक तत्व तो डायरेक्ट लाती है, ठीक है, इसको प्रदान करती है। तो इसीलिए माँ का रुधिर अलग होता है, और गर्भाशय का रुधिर, जो माँ का और बच्चे का रुधिर अलग होता है, ठीक है। तो इसी को अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं, ठीक है। इसका निर्माण भ्रूणीय कोरियान से होता है, गर्भाशय की भित्ति से होता है। भ्रूणीय कोरियान का निर्माण काम ही रसांकुर बनाना होता है, ठीक है। तो यही सब चीजें आपको याद रखनी है अपरा में। अगले पॉइंट पे आते हैं, देखो फिर उन्होंने बताया अपरा जो होती है, अपरा का व्यास 18 सेंटीमीटर होता है। कैसे होता है, 18 सेंटीमीटर होता है, और 4 सेंटीमीटर संरचना होती है, केवल 4 सेंटीमीटर की संरचना होती है। और ये लगातार जब बच्चा जितना बड़ा होता जाता है, वैसे इसका आकार बढ़ता जाता है। स्टार्टिंग इसकी संरचना केवल 4 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर लंबाई होती है। दो भाग होते हैं, एक होता है गर्भ अपरा, जिसको आप रसांकुर से बनता है, एक मातृ कपड़ा होता है जो गर्भाशय की, मातृ कपड़ा का मतलब होता है जो माँ के अंदर से बना, और गर्भ कपड़ा जो रसांकुर से बना, ठीक है। ये माँ से बनेगा तो माँ से सारे पोषक तत्व ले आएगा, मातृ कपड़ा होता है, गर्भ कपड़ा रसांकुर से बनता है। कार्य क्या होता है, भ्रूण को पोषक तत्व ऑक्सीजन देता है, भ्रूण से CO2 सजीव पदार्थ मातृरुधिर में पहुंचाता है, हार्मोन का श्रावण करता है और प्रतिरक्षण प्रदान करता है। यानी अपरा को, भ्रूण को प्रतिरक्षण क्षमता प्रदान करेगा, हार्मोन का श्रावण करेगा, O2 CO2 सजीव पदार्थ ले जाएगा, O2 CO2 का पोषण करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें कार्य होती है अपरा के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, मानव शुक्राणु का चित्र बनाइए। तो मानव शुक्राणु में 3 भाग होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं या 4 होते हैं, मैं आपको सारे दिखा दे रहा हूँ। मानव शुक्राणु में कितने भाग होते हैं, पूरा चित्र भी आपको समझाएंगे, बेहतर आपको बेहतर समझ में आ जाए। तो मानव शुक्राणु क्या होता है, देखना जरा कि इसके कितने भाग होते हैं। नंबर 1 शीर्ष भाग होता है, ऊपरी भाग, दूसरा ग्रीवा होता है, और तीसरा मध्य भाग, और चौथा पूंछ होता है। टोटल भाग कितने होते हैं, 4 भाग होते हैं मानव शुक्राणु में। शीर्ष भाग होगा, शीर्ष भाग कैसा होता है, टोटल आकार इसका 60 म्यूएम होता है, माइक्रोमीटर होता है, 60 माइक्रोमीटर, यानी 1 × 10⁻⁻⁶ बहुत छोटा होता है शुक्राणु, ठीक है। 4 भाग होते हैं। नंबर 1 शीर्ष भाग होता है। शीर्ष भाग पर क्या होता है कि शुक्राणु का जो शीर्ष भाग होता है, इसमें एक बड़ा अगुणित केंद्रक होता है। अगुणित का मतलब जैसे ये केंद्रक है तो कटेगा नहीं, ठीक है। शुक्राणु का भाग जो होता है, शीर्ष भाग, एक सबसे शीर्ष भाग जो होता है वो, इसमें एक बड़ा और अगुणित केंद्रक होता है, और इसके अग्र भाग पर एक टोपी नुमा संरचना होती है जिसे अग्रपिंडक कहा जाता है। कौन सा होता है, इसमें अगुणित केंद्रक भी होगा। शुक्राणु का ये होता है शीर्ष भाग, यहाँ पर अगुणित केंद्रक होता है, और आगे की जो टोपी नुमा संरचना होती है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है अग्रपिंडक। क्या बोलते हैं, अग्रपिंडक कहते हैं इसको। जब आप चित्र देखेंगे, हमारे पास चित्र इसका बहुत अच्छा है, आपको दिखाएंगे हम जरूर।
मानेंगे नहीं। तो ये होता है देखो शुक्राणु। अंडा और शुक्राणु दोनों है, मैं आपको दोनों की चित्र भी पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो शुक्राणु कैसा होता है कि इसका ये शीर्ष भाग जो होता है इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है। ये रहा अगुणित केंद्रक, तारक काय केंद्रक ग्रीवा दिखा गया है, ठीक है। तो इसको अगुणित केंद्रक कहते हैं। और ये देखा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस माने नाभिक या केंद्रक होता है, ठीक है। अगुणित केंद्रक होता है, शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना होती है, इसी को अग्रपिंडक कहा जाता है, ठीक है। तो ये इसका शीर्ष भाग, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, दूसरा नंबर इसका होता है देखिए ग्रीवा। यह थोड़ा छोटा भाग होता है, इसमें दो तारक केंद्रक होते हैं। एक अग्र तारक केंद्रक जो होता है वो ग्रीवा में होता है, और दूसरा तारक केंद्रक शुक्राणु के अच्छे सूत्र का निर्माण करता है। यानी इसमें दो तारक केंद्रक होते हैं, एक ग्रीवा है, एक ग्रीवा के पास तारक केंद्रक होता है, और ये एक अच्छे सूत्र का निर्माण करता है। यानी यहाँ पे दो तारक केंद्रक होते हैं। इसमें कैसे होते हैं, दो तारक केंद्रक होते हैं, एक ग्रीवा के में कार्य करता है, ठीक है। एक का काम क्या होता है, पहला ग्रीवा में होता है, राय ग्रीवा में होता है, और दूसरा तारक केंद्र शुक्राणु के अच्छे सूत्र का निर्माण करता है। तो ये हो गया मध्य भाग। मध्य भाग कैसे, सबसे बड़ा भाग होता है इसका अग्रपिंडक, जो सबसे बड़ा शीर्ष भाग होता है, ठीक है। इसमें एक अगुणित केंद्रक होता है, और जो अग्रपिंडक होता है उसका क्या काम होता है, जो अग्रपिंडक है ये बाहरी भाग होता है, उसको अग्रपिंडक कहा करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे मध्यखंड होता है। मध्यखंड में क्या होता है, ग्रीवा होती है दूसरे नंबर पे। यहाँ पे दो तारक केंद्रक, एक यहाँ पे होता है, एक इधर तारक केंद्रक होता है। दो तारक केंद्रक होते हैं, एक क्या करता है, एक शीर्ष भाग को जोड़ता है, और दूसरा जो होता है ग्रीवा को जोड़ता है, और दूसरा इसके अच्छे सूत्र का निर्माण करता है। ये डीएनए, ये सारे कलरफुल आपको दिख रहे हैं, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया पड़े होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया मतलब ऊर्जा देने वाले, और ये ऊर्जा ये ग्रीवा में होते हैं। ऊर्जा जब देते हैं तभी तो शुक्राणु को आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहाँ मिलती है, माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है, ठीक है। तीसरा नंबर क्या होता है, तीसरा नंबर हमारा कह रहा है अग्रपिंडक हो गया, ठीक है। अग्रपिंडक के बाद तीसरा नंबर देखिए मध्य भाग होता है, ठीक है। दो तारक केंद्र होते हैं ग्रीवा में। यह शुक्राणु का शीर्ष शक्ति ग्रह केंद्र कहलाता है। शीर्ष शुक्राणु का शक्ति का केंद्र, क्यों, क्योंकि इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, सेल की पावर हाउस होती है, ठीक है, जो शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा देती है, ठीक है। मैंने अभी भी आपको बताया था कि इसमें बहुत सारी छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया उसको ऊर्जा देने के लिए, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। चौथा नंबर पूंछ होता है। शुक्राणु का अंतिम भाग होता है, जो जीव द्रव्य झिल्ली के रूप में होता है, और ये क्या करता है, शुक्राणु को दिशा प्रदान करता है। तो चारों भाग इसके हो गए। मैंने आपको शुक्राणु के चारों भाग बता दिए कौन कौन से। और चित्र आप जब भी बनाएगा तो चित्र आप यही बनाएगा, सबसे बेस्ट चित्र है, ऐसा चित्र आपको कहीं नहीं मिलेगा, बुक्स में तो नहीं मिलने वाला है, ये भी आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो यही आपको चित्र बनाना। सबसे पहले क्या लिखना, नंबर 1 इसका शीर्ष भाग होता है, नंबर 2 इसका ग्रीवा होता है, नंबर 3 इसका मध्यखंड होता है, और नंबर 4 इसकी पूंछ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शीर्ष भाग या सबसे बड़ा भाग होता है, इस पर एक अगुणित केंद्रक होता है, और इसके आगे एक टोपीनुमा संरचना होती है जिसका नाम अग्रपिंडक होता है। दूसरा भाग होता है हमारा ग्रीवा। ग्रीवा में क्या होता है कि यह इससे छोटा भाग होता है, इसमें दो तारक काय होते हैं, दो तारक काय। पहला तारक काय ग्रीवा से जुड़ा रहता है, शीर्ष से जुड़ा रहता है, और दूसरा तारक काय जो होता है अच्छी सूत्र का निर्माण करता है। अच्छी सूत्र अच्छी धागा कहलाता है, ठीक है। और तीसरी बात नंबर क्या होता है, मध्यखंड होता है। मध्यखंड में क्या होता है, यह ग्रीवा का ही भाग होता है, उसमें छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जिन पर अनेक माइटोकॉन्ड्रिया स्थित होते हैं, और ये शुक्राणु को गत करने के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं। चौथा नंबर क्या होता है, पूंछ होता है, सबसे लंबा भाग होता है। पूंछ होता है जो शुक्राणु को गति या दिशा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये हो गया मानव शुक्राणु की संरचना। अब हम बात करेंगे मानव अंडाणु की संरचना। अंडाणु की संरचना में कंडीशन सेम होती है। अंडाणु में एक नाभिक होता है। अंडाणु में जैसे यहाँ पे भी अगुणित केंद्र नाभिक होता है, यहाँ भी अगुणित नाभिक होता है, केंद्रक होता है, लेकिन यहाँ पर दो तरीके की परत होती है। एक परत होती है जिसमें कोई भी कोशिका नहीं पाई जाती है। अंडाणु के चारों ओर एक परत होती है जो कोई कोशिका नहीं होती है, इसको जोना पेलुसिडा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जेलीकोट कहते हैं या जोना पेलुसिडा कहते हैं। और दूसरी परत होती है बहुत सारी कोशिकाएं, ये सारी कोशिकाएं हैं, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं, इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो दो प्रकार की परतें होती हैं, बीच में कोशिका द्रव्य भरा होता है और खटकल ग्रेनुल भरा होता है। बस इतने भाग होते हैं। देखिए अंडाणु को, इसके चित्र की सेल्फी माइंड में सेल्फी लो, क्योंकि ये चित्र आपको बनाने होंगे, पेपर में संभावना भी है इनके आने की, और ये चित्र बनाने होंगे। तो देखो क्या होता है, जरा इसको समझिएगा। मानव अंडाणु को डिंब,
डिम्ब भी इसे कहा जाता है। डिम्ब या अंड कोशिका कहते हैं, या मादा प्रजनन कोशिका होती है। मानव अंडाणु में गुणसूत्र की संख्या 23 गुणसूत्र मानव अंडाणु में होते हैं और 23 गुणसूत्र मानव शुक्राणु में होते हैं। दोनों को मिलाते 46 हो जाते हैं। मानव के गुणसूत्र 46 होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं। ठीक है, तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है, तो मानव अंडाणु है। और वैसे सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि अंडाणु को निर्माण किसके द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री का मतलब क्यों कहा जाता है, आधे इसके और आधे शुक्राणु का तब विभाजन होता है अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अंडाणु अगुणित होता है, यानी इसके गुणसूत्रों के प्रत्येक जोड़े में केवल एक ही होता है। अंडाणु कैसा होता है, अगुणित, यानी प्रत्येक जोड़े में केवल एक ही केंद्रक होगा, चाहे वो अंडाणु में हो या शुक्राणु में हो। ठीक है, और गुणसूत्र का प्रत्येक जोड़े में कितने होंगे, केवल एक। टोटल 23 होते हैं, यानी जोड़ा नहीं है, 23 गुणसूत्र है। प्रत्येक जोड़े में 23 होते हैं और 23 उसके मिला दिए 46। ठीक है, अंडाणु अपीतकी होता है, यहाँ पे पीला भाग नहीं होता है। अंडाणु अपीतकी होता है, बहुत कम मात्रा में पीला भाग होता है। अपीतकी और पीतकी का अर्थ क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने अंडा देखा होगा, जो बच्चा बनता है तो बच्चा बनने के लिए अंडे में बहुत ज्यादा पीतक होता है, पीला भाग। एक देखिए, आपको मैं अंडा दिखा रहा हूँ, अंडे में आपको पीतक भाग भी दिखा। ये जो बच्चा बनने के लिए जो पीला भाग होता है, इसी को पीतक कहा जाता है। इसको निकालें, किसको निकालें, दिख तो सारे ही रहे होंगे। तो ये देखिए, इसमें जैसे ये क्या होता है, जब आप कोई भी अंडा जो होता है, अंडे को छीलने पर आपको हम यही दिखाते हैं कि अंडा इस टाइप का होता है। जब इसको आप छीलते हैं तो ऐसे सफ़ेद सफ़ेद प्रोटीन निकल आती है। ये चारों जो सफ़ेद भाग पूरे अंडे के अंदर होता है, ये प्रोटीन होता है। जब बच्चा बनता है तो वो इसी प्रोटीन को खा खा करके बड़ा होता है, और जब प्रोटीन खत्म हो जाता है तो चोंच मारता है और कैप्सूल टूट जाता है, बच्चा बाहर निकल आता है। ठीक है, लेकिन ये जो पीला भाग होता है, ये क्या होता है, ये पीला भाग जो होता है यही बच्चा बनाता है, इसको पीतक कहा जाता है। तो यही, लेकिन ये जो अंडाणु होता है, अंडाणु में कोई पीतक की मात्रा बहुत कम होती है, कोई भी विशेष पीतक नहीं होता। तो ये देखो, ये अंडा है, टोटल मैंने आपको बताया हुआ है, ये अंडे हैं हमारे, और अंडों से क्या होता है, इनमें पीतक पाया जाता है। लेकिन शुक्राणु में, अंडाणु में पीतक बहुत कम मात्रा में होता है। तो कैसे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। डिम्ब कोशिका भी कहते हैं। गुणसूत्र 23 होते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और अगुणित अंडाणु अगुणित होता है, बिल्कुल। ठीक है, यानी गुणसूत्र प्रत्येक जोड़े केवल एक ही होगा। और दूसरी बात, अपीतकी होता है, बहुत कम मात्रा में पीतक होता है। ठीक है, पीतक। ठीक है, अगला है, अंडाणु पर दो आवरण होते हैं। एक होता है अकोष्कीय आवरण। अकोष्कीय आवरण कौन सा होगा, जिस ये हमने बताया, इसके अंदर ये देखो, ये रिम ऐसा दिख रहा है, छोटा छोटा, चारों तरफ रिम ऐसा दिख रहा है, इतना भाग, इस भाग में कोई भी कोशिका नहीं होती है, तो इसको आपको बोलेंगे अकोष्कीय आवरण बोलेंगे। और दूसरा होता है कोरोना रेडिएटा, इसको कोशिकीय आवरण होता है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, नंबर 1 अकोष्कीय आवरण, जिसे जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, और नंबर 2 बहुकोशिकीय आवरण होता है, जिसे कोरोना रेडिएटा कहते हैं। तो दो प्रकार का आवरण होता है अंडाणु में। ये चीज़ आपको बेहतर याद रखनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है कि दो प्रकार का आवरण होता है। कौन सा वाला, एक होता है ये वाला आवरण, और एक होता है बाहर वाला, इसको कोरोना रेडिएटा कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अकोष्कीय आवरण, जोना पेल्यूसिडा कहते हैं, या जेलीकोट कहते हैं। ठीक है, अंडाणु जब आपसी क्रिया से सक्रिय रहता है, अंडाणु अंडाणुओं को संग्रहित करने और उत्पादित करने का काम करता है। एक अंडाशय जो होता है, वही अंडाणु को इकट्ठा भी संग्रहित करता है, और अंडाणुओं का निर्माण कहाँ होता है, अंडाशय में होता है। हर मासिक धर्म चक्र में एक परिपक्व अंडाणु बनता है। शुक्राणु लाखों बनते हैं, लेकिन अंडाणु केवल एक बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, शुक्राणु क्या होता है, अंडाणु क्या होता है, और आपको चित्र भी याद रखना है इसका। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, शुक्र जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है। तो शुक्र जनन का मतलब, शुक्राणु कहाँ निर्माण होता है, वृषण में। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। और अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, जैसे आप लोग अभी बात करो, हम आपको चित्र दिखाते हैं, वहां पे मैं आपको दोनों चीजें दिखाएंगे कि क्या होता है। ये हमारा चैप्टर 3 का है पॉइंट, नसबंदी जो है चैप्टर 3 का है, लेकिन मुझे अंडाणु शुक्राणु आपको दिखाना है, तो अब आपको दिखा रहा हूँ। ये क्या होता है यहाँ पे, ये देखिए, आप बेहतर इसको देख सकते हैं। ये क्या है, ये इसको बोलते हैं वृषण, टेस्टिल्स होते हैं, ये वृषण होते हैं। और वृषण से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का निर्माण होता है। और जो
यहाँ पे ये डिंब कोशिकाएं होती हैं यहाँ से अंडाणु का निर्माण होता है, फैलोपियन ट्यूब से अंडाणु का निर्माण होता है। और इसीलिए आपको मैं बता दूं कि जो पुरुष में क्या किया जाता है, ये बेस काट दिए जाते हैं, इनको बेस बोलते हैं, इनको क्या होता है, बेसा डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो बेस काट दिए जाते हैं, छोटी छोटी नली होती है, यहीं से शुक्राणु जाते हैं और इनको काट के बांध दिया जाता है। तो इसी को बेस काटेगा तो वैसेक्टोमी होती पुरुष में, और स्त्रियों में क्या कहा जाता है, फैलोपियन ट्यूब काटा जाता है, तो ट्यूब या बांध दिया जाता है। तो ट्यूब को काटा तो इसीलिए ट्यूबेक्टोमी होता है, स्त्रियों में ट्यूबेक्टोमी होता है, पुरुषों में वैसेक्टोमी होता है। ये दोनों क्या है, नसबंदी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से किसका निर्माण होगा, जो वृषण है वहाँ से स्पर्म का निर्माण होगा, और यहाँ से जो अंडाशय है, जो इसको इसको क्या बोलते हैं, इसको अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होगा, ठीक है। तो यही बात मैं आपको बताना चाहता था। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर बताइए। तो वृषण की शुक्र नलिका, वृषण की शुक्र नलिका में, हरे राम, वृषण की शुक्र नलिका में क्या इसका निर्माण होता है, और ये अंडाशय में बनता है, ठीक है। शुक्र जनन अंड जनन, ठीक है। ये गुणन प्रावस्था में शुक्र जनों के समूह कभी नहीं बनते हैं, लेकिन अंड प्रावस्था में गुणन अंड जनों के समूह बनते हैं। यहाँ शुक्र जनों में पीत तो संचित होता ही नहीं है, यहाँ पे कुछ मात्रा में पीत संचित होता है। यहाँ पे क्या होता है, विभाजन के एक शुक्राणु से 4 पूर्व शुक्राणु बनते हैं, इसीलिए शुक्राणु की संख्या हजारों होती है, अंडाणु की संख्या केवल 1 होती है। परिपक्व विभाजन के समय केवल एक ही अंडाणु बनता है, ठीक है। शुक्राणु का निर्माण कायांतरण से होता है, कायांतरण होगा शुक्राणु बनेगा, लेकिन इसका निर्माण परिपक्व विभाजन से होता है। परिपक्व विभाजन से अंडाणु बनता है और कायांतरण से मेटामॉर्फोसिस से शुक्राणु बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव क्या होता है, प्रसव या पार्ट्यूसिस क्या होता है। हम लोग बात करते हैं प्रसव या पार्ट्यूसिस कहते हैं, किसे कहते हैं। तो जब गर्भ काल पूर्ण हो जाता है और जिस समय बच्चे का जन्म होने वाला होता है, गर्भाशय संकुचित हो जाता है, सिकुड़ जाता, फैल जाता है, तो ऐसी अवस्था में जो दर्द शुरू होता है उसी को प्रसव काल कहते हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, गर्भ काल पूर्ण होने पर पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना, गर्भ काल जब पूर्ण हो जाए तो पूर्ण विकसित शिशु का माता के गर्भ से बाहर आना ही क्या कहलाता है, प्रसव कहलाता है। इस दौरान गर्भाशय और उदरीय संकुचन होता है, गर्भाशय भी संकुचित होता है और पेट भी संकुचित होता है। जब यहाँ चपकेगा तो फिर बच्चा बाहर आएगा, ठीक है। और गर्भाशय फैल जाता है जिससे गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है और गर्भ के अंदर स्थित शिशु जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये गर्भ काल पूर्ण होने पर पूर्ण शिशु, विकसित शिशु का गर्भ से बाहर आना ही प्रसव कहलाता है, ठीक है। प्रसव को प्रेरित करने वाले कौन कौन से हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, कार्टिसोन हार्मोन होता है, ऑक्सीटोसिन, एस्ट्रोजन, कार्टिसोन, ठीक है। अच्छा, यही ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जब गाय भैंस दूध नहीं जाती है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन लेके आते, कहते लगा दो बस जल्दी ही जो है दूध देगी, वो बहुत जल्दी दूध देने लगती है, ठीक है। इसी तरीके से जब गर्भकाल पूर्ण हो जाता है, बच्चे का जन्म होने वाला होता है, तो ऐसी अवस्था में माँ को लगातार जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो ऑक्सीटोसिन होता है। ऑक्सीटोसिन बहुत तेज उत्तेजना उत्पन्न करता है और गर्भाशय जो है उसको संकुचित करके तुरंत ही बच्चे को जन्म दिला देता है। तो इसीलिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का उपयोग किया जाता है, ठीक है, इंजेक्शन लगाया जाता है ऑक्सीटोसिन के। अगला प्रश्न हमारा देखो क्या है, आर्तव चक्र क्या होता है, इनमें कौन से हार्मोन नियंत्रित होते हैं। तो पहली बात, मादाओं में अंडाणु का निर्माण प्रत्येक 28वें दिन के उपरांत होता है, ठीक है। तो मादाओं में अंडाणु का निर्माण 28वें दिन के चक्र में होता है, जिसे ही आर्तव चक्र कहते हैं, यानी अंडाणु का निर्माण ही 28वें दिन के अंतर्गत होता है, उसी को आर्तव चक्र या मासिक धर्म चक्र या ऋतु चक्र कहा जाता है। प्रत्येक स्त्री में 12-13 स्त्रियों में 12-13 वर्ष की आयु में स्टार्ट होता है और 45 से 55 की आयु तक इसकी उम्र चलती रहती है, ठीक है। इस क्रिया के दौरान अंडाणु का निर्माण होता है और मादा जो होती गर्भ धारण के योग्य हो जाती है। अगर अंडाणु गर्भ धारण नहीं किया तो अपने आप अंडाणु नष्ट हो जाता है। हर बार होगा, हर मंथ होगा अंडाणु का निर्माण, और अगर बाई चांस स्पर्म का संयोग हो गया, निषेचन हो गया, तो फिर बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। इस क्रिया में 2 हार्मोन होते हैं, एक एलएस हार्मोन होता है और एक एफएसएच हार्मोन, 2 हार्मोन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि आर्तव चक्र में कौन से हार्मोन साबित होते हैं, एलएस और एफएसएच होता है, ठीक है। तो अंडाणु का निर्माण कब होता है, 28वें दिन के चक्र में होता है, और इसके द्वारा क्या होता है, इसी को आर्तव चक्र, ऋतु चक्र, मासिक चक्र कहते हैं, रजोनिर्भत्य कहते हैं। प्रत्येक स्त्री में 12-13 वर्ष बाद स्टार्ट होता है, 45 से 55 पे खत्म होता है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन मैंने बता दिया, जब नर युग्मक और मादा युग्मक यानी स्पर्म और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो उसी को निषेचन कहते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक का मादा युग्मक से समेकन ही निषेचन कहलाता है। इस क्रिया में युग्मनज का निर्माण होता है, सबसे पहले भ्रूण
बनेगा, उसी को युग्मनज कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या दोगुनी हो जाती है भाई। एक 23 गुणसूत्र मादा में थे, 23 गुणसूत्र नर में थे, ओवरऑल कितने दोगुने हो गए, कितने हो गए 46 हो गए। ठीक है, तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, दोगुनी हो जाती है। दो प्रकार का निषेचन होता है, एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन। अगर निषेचन की क्रिया मादा के शरीर से बाहर होती है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मेढक वगैरह जो होता है इसे छोटे छोटे अंडे जैसे बनते हैं, और अंडे कहाँ होते हैं, पानी में होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं, ये सब बाह्य निषेचन का उदाहरण होते हैं। शायद ऐसा हमें कोई चित्र तो नहीं मिल पाएगा, नामुमकिन है, लेकिन प्रयास करते हैं। ठीक है, जब ये कहने का मतलब, जब मादा के शरीर से बाहर निषेचन हो तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। नहीं, यहाँ तो नहीं आप समझ पाएंगे। स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, नहीं, तो निषेचन की विधि होती है, ये होता है, शायद मिल जाए ये। तो निषेचन की क्रिया जो मादा के शरीर से, ये इस तरीके से, देखो ये होता है। ये मादा क्या करती है, ये मादा जब इन लोगों से निषेचन होता है, और निषेचन के उपरांत ये इतने सारे अंडाणु, निषेचन के बाद क्या होता है, इतने सारे अंडाणु होते पानी में गिर जाते हैं, और फीमेल के जब शुक्राणु पानी में, मेल के शुक्राणु जो पानी में गिरते हैं तो इनका आपस में क्रॉस होता है, और इसी को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इसी को बाह्य निषेचन, मछली हो गई, मेढक हो गया, इन सभी में कैसा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन हुआ करता है, ये इस तरीके से। ठीक है, मेल फिश बेस्ट टू स्प्रेड स्पर्म ओवर, देखो इस तरीके से पूरी डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ। क्या हुआ, हट गया। हम्म 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 हम्म। ये देखो, हाँ समझ में आ रहा है। देखो मेल फिश क्या करती है, बेट्स बेट्स टू स्प्रेड स्पर्म ओवर द एग्स। जैसे यहाँ से क्या होता है, इसके यहाँ से ये अंडाणु निकलते हैं बहुत सारे, और जो मेल फिश होती है वो इनके ऊपर अपने स्पर्म डाल देती है, तो ये निषेचन कहाँ हो जाता है, बाहर हो जाता है, और इसी को हम बाह्य निषेचन बोला करते हैं। ठीक है, और जो आंतरिक निषेचन होता है, जब मादा के शरीर के अंदर निषेचन होता है, जब निषेचन क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है तो उसको आंतरिक निषेचन कहते हैं। मानव में फलोपियन ट्यूब के अंदर निषेचन होता है। ठीक है, निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होंगी, तो पहली बात तो युग्मनज में तेजी से समसूत्री विभाजन होगा, और इस माने दो की तुलना में, दो दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, सब सम है, कभी दो का 5 नहीं होता है। ठीक है, समसूत्री विभाजन होगा, और युग्मनज गर्भाशय की ओर जाने लगता है। कहाँ जाएगा, गर्भाशय की ओर जाएगा, वहीं पर इसका विकास होता है। गुणसूत्रों की संख्या के महत्व क्या होता है, इसमें गुणसूत्र दोगुने हो जाते हैं। अंडाणु में, शुक्राणु अंडाणु में पहुंचकर उसे द्वितीय विभाजन के लिए सक्रिय कर देता है। कोशिका में तीव्र विभाजन के कारण केवल एक ही शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर पाता है, केवल एक शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर पाता है, और निषेचन ही विद्युत क्रिया को प्रेरित करता है, या आनुवंशिक विभिन्नताओं को प्रेरित करता है। यानी निषेचन से जो होता है, आनुवंशिक विभिन्नताएं होती हैं, विदलन क्रिया होती है, क्लीवेज होता है, तो ये सारे कार्य किसके होते हैं, निषेचन के होते हैं। तो कुल मिला के आज जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यही रखेंगे, बाद बाकी जो है अगले वीडियो में आपसे फिर बात करेंगे। आज हमारा निषेचन ही रहेगा, अंडाणु रहेगा, शुक्राणु रहेगा, ये सब चीज़ें आपको सीखनी है बेहतर। ठीक है, ये देखो इस तरीके से होता है निषेचन। क्या होगा, बहुत सारे शुक्राणु एक साथ जो है अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद जो शुक्राणु सक्रिय होता है केवल वही अंडाशय में, अंडाणु में प्रवेश कर पाता है, शेष सभी नष्ट हो जाते हैं, इसी को हम निषेचन कहते हैं। ठीक है, फीमेल निषेचन है, मेल निषेचन है, ये सारे देखो चित्र आप देख रहे होंगे, तो ये सब चित्र किसके हैं, शुक्राणु अंडाणु निषेचन के हैं। हम्म 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 हम्म। चलो आज के लिए जो है इतना ही रखेंगे, और हम लोग आगे बात बाद में करेंगे। टेस्ट बेबी ट्यूब का प्रोसेस है, इसको हम लोग बाद में बात करेंगे। ये टेस्ट बेबी ट्यूब होता है, क्या किया जाता है, अंडाणु से यहाँ से जो है ये देखो उसको निकाल लिया गया, ओवाम को निकाल लिया गया, और परख नली में क्या होता है, इसका क्रॉस करा देते हैं, इसी को हम निषेचन कहा करते हैं। IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या चैप्टर नेक्स्ट में बात करेंगे आपसे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखो।